आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर कोलिनर्जिक सिस्टम ड्रग्स एंड कोलिनस्ट्रेस इनहिबिटिंग ड्रग्स। एएनएस के अंदर अपने को सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एसिटाइलकोलिन सीक्रेट करते हैं और कौन से एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन सीक्रेट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि न्यूरॉन सीक्रेटिंग एसिटाइलकोलिन। तो ऑल प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स इन एएनएस सीक्रेट एसिटाइलकोलिन, आइदर सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो। प्री गैंग्लियोनिक है तो एसिटाइलकोलिन ही सीक्रेट करेगा। फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर दो हो गए, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑल पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स also secrete acetylcholine. All parasympathetic neurons secrete acetylcholine. Preganglionic and postganglionic both. पैरासिम्पैथेटिक है तो एसिटाइलकोलिन ही सीक्रेट करेगा। सिंपैथेटिक के अंदर एक ही एक्सेप्शन होता है जो कि है इनर्वेशन टू एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के इनर्वेशन जहाँ पे होगा वो न्यूरॉन्स एसिटाइलकोलिन सीक्रेट करेंगे। रेस्ट जो होते हैं वो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन सीक्रेट करते हैं। फिर सोमेटिक सिस्टम के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होता है न्यूरॉन्स का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, वो भी एसिटाइलकोलिन ही सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एसिटाइलकोलिन सीक्रेट करते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होता है। ये दो ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखने के लिए। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों, एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर स्केलेटल मसल एंड प्लेट जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ पे एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होता है। अब इसके अंदर अपने को डिस्कस करना है जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एट द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ये 6 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप अपन देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का जो सिंथेसिस होता है वो कोलिन से बनता है। एसिटाइलकोलिन जो कि एक्सोप्लाज्म के अंदर बाहर से आता है थ्रू एन एक्टिव कैरियर सिस्टम विच इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, है ना, एंड इज ब्लॉक्ड बाय हेमिकोलिनियम। सिंपल सी बात है, कोलिन से बनता है, एक्टिव कैरियर सिस्टम होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है और हेमिकोलिन से ब्लॉक होता है। इसके अंदर सोडियम भी कोलिन के साथ में एक्सोप्लाज्म के अंदर आता है एंड इज मीडिएटेड बाय एसिटाइल कोएंजाइम ए। द प्रोसेस ऑफ कोलिन एसिटाइलेटेड विद AT with the help of acetyl coenzyme A। दूसरा होता है स्टोरेज। स्टोरेज जो एसिटाइलकोलिन का होता है इट्स विद इन द वेसिकल्स। थर्ड स्टेप इज रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। रिलीज है एसिटाइलकोलिन का, इट इज ब्लॉक्ड बाय बोtulism टॉक्सिन, ब्लॉक्ड बाय बोtulism टॉक्सिन एंड इट्स रिलीज इज एक्सेलरेटेड बाय स्पाइडर वेनम टॉक्सिन। ब्लैक विडो स्पाइडर वेनम से इसका रिलीज इंक्रीज होता है और रिलीज ब्लॉक होता है बोtulism टॉक्सिन से। फोर्थ स्टेप इज बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन टू द रिसेप्टर्स। फिफ्थ स्टेप इज डिग्रेडेशन। यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो डिग्रेडेशन होता है एसिटाइलकोलिन का, इट्स हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम। Acetylcholine is hydrolyzed by the enzyme acetylcholinesterase present in the synaptic cleft, releasing into releasing acetylcholine into choline and acetate। इस चैप्टर के अंदर दो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाली, वो यही है जो एंजाइम है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज के 3 फॉर्म होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है वो टेल फॉर्म होता है जो मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस के अंदर मिलता है। लास्ट स्टेप इज रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन। रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन, ये वापस वही प्रोसेस है। कोलिन इज रिलीज फ्रॉम द एसिटाइलकोलिन इज ट्रांसफर्ड बैक टू द न्यूरॉन एक्सोप्लाज्म थ्रू ए सोडियम कपल्ड कैरियर सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड इन स्टेप 1। ये इस फ्लो चार्ट से अपने को दिख जाएगा कि सबसे पहला स्टेप है synthesis of acetylcholine, acetylcholine transport of choline inside the exoplasm through a active carrier system along with the symport of sodium with the help of acetyl coenzyme A, and this is inhibited by hemicolinum। ये अपने को याद रखना है, inhibited by hemicolinum। This is the first step। Second step is uptake of acetylcholine to vesicles। Third step is release of acetylcholine which is blocked by botulinum toxin and its release is accelerated by spider venom toxin।
Fourth step is binding to the receptor. Fifth step is degradation of acetylcholine by the enzyme acetylcholinesterase present in the synaptic cleft. And sixth step is recycling of the choline released by the degradation of acetylcholine. ये एक फ्लो डायग्राम है, इससे अपन ये देख सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन कहाँ कहाँ पे सिक्रेट हो रहा है। सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर प्री गैंग्लियोनिक है तो एसिटाइलकोलिन सिक्रेट होगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर नॉन एपिनेफ्रिन होता है, ये होता है, मगर एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के अंदर एसिटाइलकोलिन होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है तो चाहे प्री गैंग्लियोनिक हो चाहे पोस्ट गैंग्लियोनिक हो, सिक्रेट होगा एसिटाइलकोलिन। ठीक है ना। एड्रेनल मेडुला के अंदर गैंग्लिया तो होता नहीं है तो एसिटाइलकोलिन ही सिक्रेट होगा, है ना। प्री गैंग्लियोनिक होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक होता नहीं है, तो इसलिए एसिटाइलकोलिन सिक्रेट होगा। सोमेटिक सिस्टम के अंदर एसिटाइलकोलिन ही सिक्रेट होगा। अब अपने को डिस्कस करना है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, मस्कुलिनिक होते हैं और निकोटिनिक होते हैं। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? ये 5 टाइप्स के होते हैं, 1 M1 2 3 4 एंड 5 बेस्ड ऑन देयर फार्माकोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी। 5 टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन देयर फार्माकोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी। और मस्कुलिन रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? क्या होते हैं मस्कुलिन रिसेप्टर्स? ये मस्कुलिन रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि जिनकी हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी होती है मस्कुलिन के लिए। इट्स एन एल्कलॉइड प्रेजेंट इन सम पॉइजनस मशरूम्स। मगर एवरेज एफिनिटी होती है वो होती है एसिटाइलकोलिन के लिए। ये अपने को इससे दिख जाएगा। मस्कुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनकी हाईएस्ट एफिनिटी होती है मस्कुलिन के लिए, एंड सेकंड हाईएस्ट एफिनिटी होती है एसिटाइलकोलिन के लिए, लीस्ट होती है निकोटीन के लिए। लाइकवाइज निकोटिनिक के लिए, निकोटिन रिसेप्टर्स के अंदर हाईएस्ट एफिनिटी होती है निकोटीन के लिए, एवरेज होती है एसिटाइलकोलिन के लिए, लोएस्ट होती है मस्कुलिन के लिए। अब मस्कुलिन रिसेप्टर्स की लोकेशन, M1 होता है CNS के अंदर, M2 सबसे ज़्यादा होते हैं हार्ट में, M3 होते हैं स्मूथ मसल्स में, M4 और M5 दोनों होते हैं ये CNS के अंदर होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मस्कुलिन रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं 2 मिनट बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। साथ में आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, ड्रग्स के इफेक्ट्स हैं, ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैं, कोलिनर्जिक इफेक्ट्स, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स, सब इसी डायग्राम के ऊपर आपको याद करने हैं। सारे इसी से ही याद हो जाएंगे, मैं आपको भी याद करवाऊंगा, सारी चीज़ इसी से ही याद हो जाएगी। पहले अपन जो निकोटीन रिसेप्टर्स है वो और देख लेते हैं। ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे होते हैं, इन्वॉल्व इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन्वॉल्व इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये CNS में मिलते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में मिलते हैं, एड्रेनल मेडुला के अंदर इनका रोल है, आर फाउंड इन, है ना, CNS, ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंड एड्रेनल मेडुला। अब यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को ये याद करनी है कि पैरासिम्पैथेटिक इज अपोजिट ऑफ सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक इज कोलिनर्जिक। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज कोलिनर्जिक। पैरासिम्पैथेटिक चाहे प्री गैंग्लियोनिक हो चाहे पोस्ट गैंग्लियोनिक हो, सीक्रेट करता है एसिटाइलकोलिन, इसलिए इसको कोलिनर्जिक सिस्टम ही बोलते हैं। अब ये अपन ने देख लिया कि पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये सिंपैथेटिक के अपोजिट होता है। पैरासिम्पैथेटिक इज कोलिनर्जिक है तो इसका मतलब ये है कि कोलिनर्जिक इज अपोजिट ऑफ सिंपैथेटिक, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटी कोलिनर्जिक है, कोलिनर्जिक का अपोजिट है सिंपैथेटिक, तो इसका मतलब जो एंटी कोलिनर्जिक है इज सेम एज सिंपैथेटिक। क्यों? पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक के अपोजिट होता है, पैरासिम्पैथेटिक इज अपोजिट, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स आर अपोजिट दैट ऑफ सिंपैथेटिक। अब क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक इज कोलिनर्जिक, तो कोलिनर्जिक सिस्टम इफेक्ट्स आर अपोजिट ऑफ सिंपैथेटिक, तो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स आर सेम एज दैट ऑफ सिंपैथेटिक। अब अपने को ये देखना है कि सिंपैथेटिक इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब जो
रिसेप्टर्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरीके से, चाहे वो रिसेप्टर्स सेम होते हैं, उनके अंदर इफेक्ट्स का ही डिफरेंस आता है। रिसेप्टर्स सिंपैथेटिक होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक हो, सेम होते हैं। अभी अपने को हेड टू टो याद करने, 9 से 10 आप कैसे भी याद कर सकते हैं, 9 है या 10 है, आप इनको याद कर लीजिए, सारा काम हो जाएगा। सबसे ऊपर याद कीजिए आई। आई के अंदर सिलियरी मसल है ना, आई का मतलब सिलियरी मसल। दूसरा लैक्रिमल ग्लैंड, तीसरा सलेवरी ग्लैंड। आई आंख हो गई, लैक्रिमल ग्लैंड आंख के पास में ही हो गया, आंख में हो गया। तीसरा फिर मुंह हो गया, माउथ हो गया, सलेवरी ग्लैंड। फिर माउथ के नीचे आ जाइए ट्रैकिया, ट्रैकिया के नीचे आ जाइए फिर ब्रोंकियोल्स। फिर ब्रोंकियोल्स के पास में क्या है, हार्ट है। हार्ट के नीचे क्या है, जीआईटी है। जीआईटी के नीचे क्या है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जैसे यूरेटर एंड ब्लैडर। उनके नीचे क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उनके भी लास्ट में है ब्लड वेसल्स। तो अब ये देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला आई, आई के साथ में लैक्रिमल ग्लैंड, फिर सलेवरी ग्लैंड, फिर ट्रैकिया, फिर फिफ्थ ब्रोंकियोल, सिक्स्थ हार्ट, सेवंथ इंटेस्टाइन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फिर एट्थ हो गया जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट, नाइन्थ हो गया मेन रिस्पिरेटरी सिस्टम, और 10th हो गया ब्लड वेसल्स। इन 10 सिस्टम्स के ऊपर जो एक्शंस होंगे, इनसे ही सारा कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम जो चैप्टर है वो चलेगा। अब इन पे अपने को मेन चीज़ ये देखनी है कि इन पे एक्शंस क्या क्या होते हैं सिंपैथेटिक के। फिर अपन याद करेंगे पैरासिम्पैथेटिक के। याद अपन सिंपैथेटिक से करते हैं कि सिंपैथेटिक के अंदर क्या इफेक्ट आता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। अब अपने को याद कैसे करना है, सिंपैथेटिक सिस्टम होता है लड़ाई का, है ना। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है बॉडी में, वो सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेशन से होता है। तो अगर कोई आदमी लड़ाई पे जाएगा तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, अपने को इस तरीके से इसको याद करना है। सबसे पहला चेंज क्या आएगा, लड़ाई पे जाएगा तो आंखें खुल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, आंखें खुली रहेंगी। बंद आंख से कोई लड़ नहीं सकता है ना, आंख खुली रहेंगी। मुंह सूख जाएगा, अगर मुंह से पानी गिरता रहेगा तो लड़ाई कैसे करेगा। आंख भी सूख जाएगी, आंख के आंसू सूख जाएंगे, आंख में आंसू नहीं आएंगे, आंसू सूख जाएंगे। सलेवरी ग्लैंड ये भी सूख जाएंगे। सांस आदमी को भागना पड़ेगा तो खुली आनी चाहिए ना, ज़्यादा आनी चाहिए, तो ट्रैकिया डायलेट होगा जिससे सांस आराम से आ सके। ब्रोकियां भी डायलेट होंगे। हार्ट की गति बढ़ जाएगी, इंक्रीज। उस टाइम पे आदमी को लेटरिन पेशाब सब रोकना पड़ेगा, कोई लेटरिन नहीं लगेगी, कोई पेशाब नहीं लगेगा। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस तो डिक्रीज हो जाएगा, और स्फिंक्टर्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पहली बात तो पेरिस्टाल्सिस ही नहीं होगी, और कुछ होगी तो स्फिंक्टर्स उसको निकलने नहीं देंगे। ऐसे ही ब्लैडर के जो है, ब्लैडर के अंदर जो डेट्रेसल मसल होती है वो तो डायलेट हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, डायलेट नहीं रिलैक्स। और स्फिंक्टर जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो इरेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, नो इरेक्शन। ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट रहता है, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं। इन जनरल वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। अपने को ये चीज़ें देखनी है। जो आई क्या करेगी, खुल जाएगी, लैक्रिमल ग्लैंड्स, आंखें आंसू सूख जाएंगे, मुंह सूख जाएगा, ट्रैकिया डायलेट होगा, ब्रोंकियल्स डायलेट होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, पेरिस्टाल्सिस, क्योंकि अगर आदमी को बार बार पेशाब आएगा तो लड़ेगा कब, बार बार लेटेगा तो लड़ेगा कब, इसलिए पेरिस्टाल्सिस रुक जाएगी, स्फिंक्टर्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। मेल फीमेल के अंदर मेल का जो इरेक्शन नहीं होगा। और ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट रहता है, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं। इन जनरल वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। अब जैसे अपने को कोई भी ड्रग डिस्कस करना है, मान लीजिए अपने को कोलिनर्जिक ड्रग्स डिस्कस करना है, जैसे कि एसिटाइलकोलिन हो गया, तो एसिटाइलकोलिन का अपने को तुरंत याद करना है कि क्या क्या इफेक्ट्स रहेंगे। भाई ये आइस को कंस्ट्रिक्ट करेगा, आइस के अंदर मियोसिस करेगा, है ना, ज़्यादा टीयर्स करेगा, सलीवा ज़्यादा बनने लग जाएगा, ट्रैकिया ब्रोंकियोल्स दोनों कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, हार्ट ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो जाएगी, स्फिंक्टर लूज हो जाएंगे, तो आदमी को डायरिया हो जाएगा, है ना।
यूरिन जो है ना ऑब्स्ट्रक्टिव अगर कोई कंडीशन है तो उसके अंदर अपन इस तरह के कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे, जैसे बेथनिकोल है, तो यूरिन आउटफ्लो के अंदर हेल्प करेगा। मेल इरेक्शन में तो हेल्प करता ही है, वेसल्स डायलेट करेगा। और वहीं अगर अपने को ऐसे कोई ड्रग्स हैं, जैसे मान लीजिए एट्रोपिन है। अब एट्रोपिन जो है वो एंटीकोलिनर्जिक है। एट्रोपिन जो है वो एंटीकोलिनर्जिक है। तो एंटीकोलिनर्जिक अपने को तुरंत देखना है कि एंटीकोलिनर्जिक कौन सा हुए। एंटीकोलिनर्जिक मतलब सिंपैथेटिक वाले। तो एंटीकोलिनर्जिक जैसे मान लो एट्रोपिन है, तो एट्रोपिन का क्या इफेक्ट्स आएगा, जैसे आई को ओपन करेगा, ये सब ड्राई करेगा, ट्रेकिया डायलेट करेगा। क्यों, अब जैसे मान ली एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है, जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर होता है कि भाई ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उसके अंदर अपन क्या देंगे, अपन देंगे एट्रोपिन, जिससे कि जो ये उसको काउंटरैक्ट करेगा। अपन 10 पॉइंट याद रखेंगे, है ना। आई हेड टू टो, आई लैक्रिमल ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, हार्ट, जीआईटी, जीयूटी, मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। तो अपन को बस ये याद करना है, तो अपने को कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक दोनों चीज़ें अपने को याद हो जाएंगी। अपन ने ये तो डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स की मस्कुलिन रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो अब अपन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कोलिनरी सिस्टम की क्लासिफिकेशन के अंदर कोलिनेस्टर्स होते हैं, कोलिनेस्टर्स होते हैं, एंड एल्कलॉइड्स होते हैं। कोलिनेस्टर्स क्या होते हैं, ये एसिटाइल कोलिन, बेथनिकोल, कार्बेकोल, मिथाकोलिन, ये कोलिनेस्टर्स में आते हैं। और एल्कलॉइड्स के अंदर मस्कुलिन, एरिकुलाइन एंड पिलोकार्पाइन आते हैं। अपन यहाँ पे एक ड्रग को डिस्कस कर लेते हैं, जो सिंगल ड्रग मेन ड्रग होता है उसको प्रोटोटाइप ड्रग बोलते हैं। एसिटाइल कोलिन कोलिनेस्टर्स के अंदर एक प्रोटोटाइप ड्रग है। सबसे पहले अपन इसके एक्शंस देख लेते हैं। एक्शंस इसके दो के अंदर सब डिवाइड अपन ने कर रखे हैं, मस्कुलिन एक्शन एंड निकोटिनिक एक्शन। मस्कुलिन एक्शंस एंड निकोटिनिक एक्शंस, ये निकोटिनिक एक्शंस है, मस्कुलिनिक एंड निकोटिनिक। मस्कुलिन एक्शन कौन कौन से होंगे, ये अपन ने अभी डिस्कस किए थे। हेड टू टो अगर अपने को याद करने हैं तो आप पीछे वाली स्लाइड देख लीजिए, मैं दोबारा से थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। हेड टू टो सबसे पहले आई, लैक्रिमल ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ट्रैकिया, ये अपने को याद करना है, ब्रोंकियोल्स, हार्ट, जीआईटी, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जीयूटी, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। अब इसी के अंदर अपन जल्दी से याद कर लेंगे, आई के अंदर वो क्या करता है। आई के अंदर ये मियोसिस करता है, लैक्रिमल ग्लैंड की, सैलिवरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को ये बढ़ा देता है, लैक्रिमेशन होता है। ट्रैकिया ब्रोंकियोल्स को ये कंस्ट्रिक्ट करता है। ये लड़ाई से उल्टे वाला पार्ट है ना, लड़ाई में आँख खुल जाएगी तो इसके अंदर बंद हो जाएगी, इसमें मियोसिस हो जाएगा, है ना। लैक्रिम से मुंह गला सूख जाएगा तो इसके अंदर बढ़ जाएगा। हार्ट रेट लड़ाई में बढ़ जाएगी तो इसमें डिक्रीज हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। जीआईटी जीयूटी के अंदर, उसके अंदर पेरिसेल्सिस लड़ाई में रुक जाती है तो इसमें इंक्रीज हो जाएगी, तो इसमें डायरिया हो जाएगा और यूरिन निकल जाएगा, है ना। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आपको बताया था, मेल इरेक्शन में काम आता है ना। पैरासिम्पथेटिक होता है, ब्लड वेसल्स पैरासिम्पथेटिक के अंदर डायलेट होती हैं, ठीक है ना। तो ये अपन, अब बाकी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा, आपको मैं लिंक भी दे दूंगा। बाकी ये एक्शंस मेनली मैंने आपको समझा दिए हैं। अब दूसरा मस्कुलिन एक्शन हो गया, दूसरा हो गया निकोटिनिक एक्शंस। निकोटिनिक एक्शंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ये तीनों जगह होते हैं। ये सिंपैथेटिक में भी होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया में भी होते हैं, एंड एड्रेनल मेडुला में भी होते हैं। तो लाइकवाइज ये वैसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर सीक्रेट भी करते हैं। सिंपैथेटिक गैंग्लिया में सीक्रेट करेंगे नॉन एपिनेफ्रिन, एड्रेनल मेडुला में सीक्रेट करेंगे एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया में सीक्रेट करेंगे एसिटाइलकोलिन। उसी हिसाब से इनके इफेक्ट्स आते हैं। अगर हार्ट के अंदर एड्रेनर्जिक, हार्ट के अंदर इसका क्या इफेक्ट आएगा, एड्रेनल एक्शन से तो इसका हार्ट रेट इंक्रीज होगी, वहीं मस्कुलिन एक्शन से इसकी डिक्रीज होगी। सिंपैथेटिक एक्शन से तो टैकीकार्डिया होगा और पैरासिम्पैथेटिक से ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्लड वेसल्स के अंदर भी लाइकवाइज सिंपैथेटिक एक्शन होगा, सिंपैथेटिक एड्रेनल एक्शन से तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, और मस्कुलिन एक्शन से वेसो डायलेशन होगा, ठीक है ना। स्केलेटल मसल्स के अंदर निकोटिनिक का सिंपल सा इफेक्ट है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स, प्रोड्यूसिंग ट्विचिंग एंड फेसिकुलेशन, ये इसका इफेक्ट है स्केलेटल मसल्स पे। तो यहाँ पर अपन आ गए, ये आप इसकी देख लीजिए, एक डिफ्रेंसिएशन है एसिटाइल कोलिन, मतलब कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक के इफेक्ट्स का ये एक फ्लो चार्ट है। आप देख लीजिए, इसके अंदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाता है ना, एसिटाइल कोलिन एंड इसको एट्रोपिन। अब अपन इंडिविजुअल ड्रग्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि है बेथनिकोल।
बेथनिकॉल क्या है, क्या करेगा ये, जो आपको बताया था सिंपैथेटिक के अपोजिट, सिंपैथेटिक क्या करता है, यूरिन को रोकता है, तो ये क्या करेगा, यूरिन को निकालेगा। तो ये यूरोलॉजी के अंदर काम आता है। और ये जो होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ट्राइगोन रिलैक्स करता है, जिससे कि एक्सपल्शन ऑफ यूरिन के अंदर ये काम आता है, एक्सपल्शन ऑफ यूरिन। ठीक है ना, ये बेथनिकॉल का इफेक्ट आ गया। अब दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट ड्रग है वो अल्कलॉइड्स में पिलोकार्पाइन है ना, पाइलोकार्पिन। जो पाइलोकार्पिन है ये मेनली यूज होता है कि आई के अंदर, मेनली इसका काम आता है आई के अंदर ऑन टॉपिकल एप्लीकेशन ओवर आई। इट कॉजेज मियोसिस एंड स्पेज्म ऑफ अकोमोडेशन, मियोसिस एंड स्पेज्म ऑफ अकोमोडेशन। तो ये कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा ग्लूकोमा में। कहाँ काम आएगा ये, ग्लूकोमा में, क्योंकि ग्लूकोमा में जो इंट्राओकुलर टेंशन बढ़ जाता है तो उसको ये कम कर देता है बाय इंक्रीजिंग द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, बाय इंक्रीजिंग द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, by opening the trabecular meshwork around the Scalams canal, causing an immediate drop in the intraocular pressure। तो ग्लूकोमा में काम आता है पिलोकार्पाइन टू डिक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है, ये बाकी इसके नॉर्मल से हैं, टू काउंटर द माइड्रेसेस, टू प्रिवेंट और ब्रेक एडिशंस। अब अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंटीकोलिनेस्टेसिस। अब एंटीकोलिनेस्टेसिस क्या होते हैं, एंटीकोलिनेस्टेसिस वो ड्रग्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। एंटीकोलिनेस्टेसिस indirectly produces a cholinergic action by prolonging the life of acetylcholine produced at the cholinergic nerve endings। ठीक है, अब इसको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल्स होते हैं कार्बोनेट्स जैसे कि फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पाइडोस्टिग्मीन। इरिवर्सिबल होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। अब इनका एक्शन क्या क्या होता है, एक्शन लिपिड सॉल्युबल होते हैं ये, या फिर लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड सॉल्युबल कौन से होते हैं, फाइसोस्टिग्मीन एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। इनका प्रोमिनेंट एक्शन जो होता है वो मस्कुरेनिक एंड सीएनएस होता है, मस्कुरेनिक एंड सीएनएस। और जो कि लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं ये होते हैं, जैसे नियोस्टिग्मीन होता है, इनका प्रोमिनेंट एक्शन होता है स्केलेटल मसल्स पे। तो लिपिड सॉल्युबल का तो होता है मस्कुरेनिक एंड सीएनएस, और लिपिड इनसॉल्युबल का होता है स्केलेटल मसल्स पे। अब इनके अपन इफेक्ट्स देख लेते हैं। इफेक्ट्स देखने के लिए अपने को वही याद करना पड़ेगा जो अपन ने पहले याद किया था, कि सिंपैथेटिक के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, सिंपैथेटिक के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, वही अपन याद करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। जैसे कि ऊपर आई, लैक्रिमल ग्लैंड है ना, सलेवरी ग्लैंड, फिर आप आ जाइए ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, हार्ट, जी जीआईटी, जीयूटी, है ना, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गेस्ट्रो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना। उसके बाद में ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। उसी हिसाब से जो सिंपैथेटिक का अपन ने पहले याद किया था, कि जो सिंपैथेटिक होता है वो एंटी कोलिनर्जिक होता है, एंटी कोलिनर्जिक होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो कोलिनर्जिक होता है। अब इसके अंदर क्या करेगा ये, पैरासिम्पैथेटिक होता है वो कोलिनर्जिक होता है। अब इसके अंदर क्या एसिटिलकोलिन की इफेक्ट बढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी इफेक्ट्स आएंगे वो कोलिनर्जिक आएंगे। कौन से आएंगे, कोलिनर्जिक। तो मतलब कि जो सिंपैथेटिक के थे वो अपोजिट इफेक्ट्स आएंगे। सिंपैथेटिक में क्या थी, आंख खुल रही थी, तो इसमें क्या होगी, आंख बंद हो जाएगी। व्हेन अप्लाइड लोकली ऑन कंजक्टिवा दिस कॉजेस कंजक्टिवल हाइपरमीया एंड द कंस्ट्रिक्टेड पीपल कैन बी पिन पॉइंट। ठीक है, बट इट यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट्स फर्दर व्हेन एक्सपोज टू द लाइट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर दूसरा क्या था इसके अंदर, जीआईटी। अब जीआईटी के अंदर अपन देखो क्या होएगा, जीआईटी के अंदर सिंपैथेटिक में क्या होता है, पेरिस्टालसिस रुक जाती है ना, लेटरिन आदमी की बंद हो जाती है, स्फिंक्टर टाइट हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, स्केलेटल मसल्स इसके अंदर अलग है। स्केलेटल मसल्स के अंदर इसमें ये होता है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन सीक्रेट होता है वो नॉर्मली हाइड्रोलाइज हो जाता है एसिटाइल कोलिनेस्टेज से। एसिटाइल कोलिनेस्टेज एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज कर देता है, so that the life of free acetylcholine synapse is shorter than the decay of the end plate potential, therefore each nerve impulse results in new wave depolarization।
मगर क्या होगा कि जब ये डिस्ट्रॉय ही नहीं होगा तो इसकी कंसंट्रेशन सिनेप्स पे, एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन सिनेप्स पे बढ़ जाएगी. Therefore, acetylcholine present in the synapse rebinds with the multiple receptors and the end plate, resulting in repetitive firing and consequently twitching and fibrillation. तो क्योंकि एसिटाइलकोलिन वहाँ पे डिग्रेड नहीं हो पाएगा, एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा, तो वो जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनसे जाके बाइंड कर जाएगा, तो बार बार फायरिंग होती रहेगी, जिससे कि ट्विचिंग एंड फिब्रिलेशन होएगा. और जब डोज ज़्यादा बढ़ जाएगा विथ हायर डोजेस, depolation at the end plate predominates, resulting in blockade of the neuromuscular transmission, leading to weakness and paralysis. समझ गए? जब डोज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा और वीकनेस एंड पैरालिसिस हो जाएगी. अब सीवीएस का इफेक्ट देख लो, है ना, एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज का सीवीएस पे क्या इफेक्ट आएगा. सीवीएस में अपन को पता था भाई, सिंपैथेटिक में क्या होता है, दिल की धड़कन तेज तेज हो जाती है, तो इसके अंदर क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया. उसमें ट्रेकार्डिया होता है, तो इसके अंदर ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन. ठीक है. फिर क्या बच गया, अदर इफेक्ट्स. अदर इफेक्ट्स जैसे कि कौन कौन से बच गए, लैक्रिमल सलाइवरी ग्लैंड, उसमें क्या थे, आंख और मुंह सूख जाते हैं, तो इसके अंदर इंक्रीज सीक्रेशन होगा, उसमें सीक्रेशन कम हो रहा था, इसमें सीक्रेशन बढ़ जाएगा. ट्रैकिया ब्रोंकियल्स डायलेट हो रहे थे, ट्रैकिया ब्रोंकियल्स इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकियल्स एंड ट्रैकिया. इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि भाई कि क्या हो रहा है. एसिटाइलकोलिन जो होता है सिनेप्स पे आता है, इनसे बाइंड करता है. जो एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज होता है वो एसिटाइलकोलिन के साथ में बाइंड कर जाता है, तो रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाता. और जब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स देते हैं, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स देने से एंटीकोलिनेस्टेरेज होते हैं वो, तो वो एंटी एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज को इनिबिट कर देते हैं. तो वो ऑर्गेनोफॉस्फेट से इसके साथ बाइंड कर गया, तो एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज को इनिबिट कर दिया, तो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो फिर ये रिपीटेटिव फायरिंग, ट्विचिंग, फिब्रिलेशन और ये सब चीज़ होने लग जाती है. अभी दो तरह के होते हैं, जैसे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल के कुछ एग्जांपल्स हैं, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरोस्टिग्मिन, टैक्रीन, ईटीसी ईटीसी. अब अपन आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज. इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जो है, इसके अंदर देखो, ये रिवर्सिबल से बहुत देर तक रहते हैं, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं ना, ये इरिवर्सिबली बाइंड हो जाते हैं. इसके अंदर जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो है डाइफ्लॉस और आइसोफ्लोरेन. डाइफ्लॉस और आइसोफ्लोरेन इज द प्रोटोटाइप ड्रग. अब इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है. इसका मैकेनिज्म एक्शन जो है वो, पहले तो आप इसमें देख लीजिए, फिर मैं आपको डायग्राम समझा दूंगा. जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है वो बाइंड करता है कोवेलेंटली टू द serine OH at the active site of acetylcholinesterase and phosphorylates acetylcholinesterase. This results in permanent inactivation of the enzyme and restoration of acetylcholinesterase activity requires synthesis of new acetylcholinesterase enzyme. समझ गए इस बात को आप, कि वो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज के साथ में कोवेलेंटली बाइंड हो जाता है, जिससे कि परमानेंट इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम हो जाता है. जो नया एंजाइम बनेगा वही कोई एक्टिविटी, मतलब नया एंजाइम जो बनेगा वही आके काम कर पाएगा, जो पुराने वाला है वो खराब हो गया, इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट हो गया वो. हाउएवर, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउएवर दिस इनएक्टिवेशन कैन बी रिएक्टिवेटेड विद द यूज ऑफ पाम, है ना, विच ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन द सेराइन OH एंड द ड्रग. ठीक है. क्यों क्यों पाम तोड़ देता है, बिकॉज द ऑक्साइम ग्रुप इन पारिडॉक्सिम हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर द फॉस्फोरस एटम ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स. ठीक है, बिकॉज द ऑक्साइम ग्रुप इन पारिडॉक्सिम हैज ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर द फॉस्फोरस एटम ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स. ठीक है. अब इट कैन कॉज द बॉन्ड बिटवीन द ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड द कोलेस्ट्रॉल टू हाइड्रोलाइज इफ द कॉम्प्लेक्स इज नॉट एज्ड. ये आप बार बार बात पढ़ोगे कि एज्ड है या नहीं है. ठीक है ना. एजिंग किससे होती है, एजिंग होती है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ एन एल्काइल ग्रुप फ्रॉम द ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड. ठीक है. अब ये जो होता है, रिएक्टिवेशन विद पायरोक्सिम कैन रिवर्स द इफेक्ट ऑफ डाइफ्लोस एक्सेप्ट फॉर दोज इन द CNS, बिकॉज ड्यू टू प्रोसीजर पायरोक्सिम कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. ठीक है. जो पाम होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए जो CNS इफेक्ट्स होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं.
अब मैं आपको ये इस डायग्राम से समझा देता हूँ। अब आप ये देखिए, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है, ये इसकी सिराइन ओएच साइट है, सिराइन ओएच साइट है, ये एस्ट्रिक साइट है। यहाँ पर आके ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है इससे बाइंड कर जाता है ना, सिराइन ओएच साइट से ऑर्गेनोफॉस्फेट आके बाइंड कर जाता है, जिससे कि ये इनएक्टिवेट हो जाता है। अब ये जो है ये है पाम, है ना, ये है पाम। पाम आके क्या करेगा, अब पाम की जो फॉस्फोरस से एफिनिटी है ये बहुत ज़्यादा है, बजाय ऑर्गेनोफॉस्फेट की इससे। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट का जो फॉस्फोरस है उसकी इससे एफिनिटी बहुत ज़्यादा है ना, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेगा, जैसे ही पायरोडॉक्सियम यहाँ पाम यहाँ पर आएगा, तो पाम जो है वो सिराइन OH बॉन्ड को तो तोड़ देगा और खुद इसके साथ में यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जब ये यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज साइट है ये फ्री हो जाएगी। पाम बॉन्ड्स टू द ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट बॉन्ड्स टू द एंटी, ऑर्गेनोफॉस्फेट बॉन्ड टू द एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इज ब्रोकन। ये यहाँ पर बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे आप देखिए ये एसिटाइल कोलिनेज वापस रीजनरेट हो गया। मगर ये कब तक हुआ, जब तक ये एजिंग नहीं होगी थी। अब एजिंग में क्या होगा, एजिंग के अंदर ये जो एल्कलाइल ग्रुप है, ये जो एल्कलाइल ग्रुप है ये लूज हो जाता है विद विद टाइम, है ना, कुछ दिन निकलने के बाद में, कुछ टाइम निकलने के बाद में ये जो H2O ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये निकल जाता है। इसके निकलने से इस जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, जो पाम और ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो एफिनिटी थी वो इससे कम हो जाएगी। तो जो पाम है वो इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एजिंग। अगर ये एज हो गया तो फिर ये वापस रीजनरेट नहीं हो पाएगा। तो द डिपार्चर ऑफ R2 alkyl group results in increased electron sharing between the phosphate group of the organophosphate and the serine on acetylcholinesterase for, है ना, between the phosphorus of the organophosphate and the serine OH on the acetylcholesteride. This bond can't be broken by palm. palm के बस की नहीं है इस बॉन्ड को ब्रेक करना। तो इसका मतलब कि ये एज्ड हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर अपन ने लिख रखा है, if the inactivated enzyme is not reactivated, this inactivated enzyme slowly over the period of time releases its isopropyl and alkyl group. This loss of alkyl is called as aging. Once the aging has occurred, it is impossible for the chemical reactivators to break the bond between the remaining drug and the enzyme, and it varies from 6 to 8 hours for, and it varies for diplos, or it is 6 to 8 hours for diplos, it is 6 to 8 hours. अब क्या है कि इसकी जो अपन यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, आइसोफ्लोरेन जो डाइफ्लॉस है, आइसोफ्लोरेन है, ये प्रोटोटाइप ड्रग है, अपन इसी को डिस्कस कर रहे हैं। इट इज हाईली लिपिड सॉल्युबल, ठीक है ना, हाईली लिपिड सॉल्युबल एंड एब्जॉर्ब्ड रैपिडली फ्रॉम द GIT आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और बाय लंग आफ्टर इनलेशन और थ्रू इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, अब इसके वही बात, एडवर्स इफेक्ट्स याद करेंगे तो मतलब कौन कौन से होंगे भाई। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को आपने इनिबिट कर दिया तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज क्या करता था, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है ये एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है। अब आपने इसको इनिबिट कर दिया तो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा तो मतलब कि जो सिंपैथेटिक के इफेक्ट्स थे उनके अपोजिट होंगे। ठीक है ना। अब आपने को तो क्या याद करना, सिंपैथेटिक याद करना, सिंपैथेटिक अपन ने याद कर ही रखा है कि ऊपर से अपन हेड टू टो देखेंगे तो अपन आई, लैक्रिमल ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, फिर नीचे आ जाओ ट्रैकिया, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर हार्ट, फिर जेनिट इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, फिर जेनिटो यूरिन ट्रैक्ट, फिर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स। उसी हिसाब से अपन इसके एड्रेस इफेक्ट्स देख लेंगे कि इसके एड्रेस क्या क्या होंगे, जो ज़्यादा होंगे वही होंगे। उसके अंदर क्या था कि सलीवा सूख रहा था, इसमें सलीवा ज़्यादा बनेगा, है ना। उसमें यूरिन रुक रहा था, इसमें यूरिन ज़्यादा बनेगा। उसमें क्रैम्प्स रुक रहे थे, इसमें क्रैम्प्स ज़्यादा होंगे। उसमें टाइकार्डिया, इसमें ब्रेडिकार्डिया होगा। उसमें ब्रोंकियल डायलेशन था, इसमें ब्रोंकोस्पाज्म होगा। उसमें मेडिस था, इसमें मियोसिस होगा। ठीक है ना। उसी हिसाब से सब कुछ उल्टा कर देना अपने को। ये आप चाहो तो इसकी फ़ोटो ले सकते हो। अब इसके थेरेपेटिक यूज़ जो इसके एडवर्स हैं वही किसी किसी में इसके थेरेपेटिक यूज़ जाएंगे, जैसे कि एज ए मियोटिक, जहाँ भी माइड्रेसिस वाली चीज़ हो रही है वहाँ पर, क्योंकि ये मियोसिस करता है, एज ए मियोटिक के काम आ जाएगा, है ना। जिसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टू डिक्रीज द इंट्राओकुलर टेंशन एंड टू ब्रेक और ब्रेक एंड टू प्रिवेंट और ब्रेक द एडिशन बिटवीन द आइरिस एंड लेंस। ठीक है ना। दूसरा
माइस्थीनिया ग्रेविस में इसका यूज़ होता है। नियोस्टिग्मिन इज यूजफुल फॉर द सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है ना। एंड एड्रोफोनियम जो होता है ना, इट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। अब पोस्ट ऑपरेटिव इलियस एटोनिक यूरिनरी ब्लैडर, इसके अंदर क्या करेगा, जो नियोस्टिग्मिन होता है ये हेल्प करता है, क्योंकि ये डेटर्स मसल को तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्फिंक्टर को लूज करेगा, इसलिए। अदर ड्रग होते हैं जैसे पोस्ट ऑप्टिकलाइजेशन, कोबरा बाइट, कोई ड्रग ओवरडोज हो गया, जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, इससे इनके एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसमें कोलिनर्जिक इसका इफेक्ट आएगा तो उनको यूजफुल रहता है। फिर एल्जीमर्स डिजीज के अंदर, एल्जीमर डिजीज जो होते हैं ना, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है विच प्राइमरली अफेक्ट्स कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डिमेंशिया। एल्जीमर्स डिजीज के अंदर डिमेंशिया होता है, और इसके अंदर टेक्राइन जो होता है, इट इम्प्रूव्स एसिटाइल कोलिन लेवल्स इन द ब्रेन एंड प्रोड्यूसेस पार्शियल सिम्प्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट, पार्शियल सिम्प्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट। अब एंटीकोलिन पॉइजनिंग पे आ जाओ कि भाई इसके यूज़ तो ठीक है, मगर पॉइजनिंग हो जाएगी तो क्या होगा। तो पॉइजनिंग तो सिंपल है, पॉइजनिंग होगी तो क्या होगा, वही होगा, जो इसके इफेक्ट्स हैं वही और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो वो दिक्कत करेंगे। अब दिक्कत वो क्या क्या करेंगे, अब जो इसके मस्कुलिनिक एक्शन है, निकोटिनिक एक्शन है, दो ही एक्शन हो सकते हैं, मस्कुलिनिक हो सकते हैं, निकोटिनिक हो सकते हैं। अब सारे मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स अपन ने याद कर रखे थे, फिर अपन एक बार याद कर देख लेंगे, हेड टू टो याद करेंगे। सबसे ऊपर आई थी, आई के बाद फिर लैक्रिमल ग्लैंड, फिर सलेवरी ग्लैंड, फिर नीचे आ जाओ ट्रैकिया, फिर नीचे के ट्रैकिया ब्रोंक्यूल्स, फिर आ जाओ हार्ट, फिर इंटेस्टाइन, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट, फिर मेल फीमेल एंड ब्लड वेसल्स। अब उसके हिसाब से अपन देखेंगे तो क्या मस्कुलिनिक इफेक्ट होंगे, ये अपन अलग, जैसे आई के अंदर मियोसिस होगा, अपन ने देख ही लिया। दूसरा उसके बाद में उसमें आ जाओ आप, जो लैक्रिमल टीयर्स में भी इंक्रीज लैक्रिमेशन, इंक्रीज सेलिवेशन, है ना, ये देखो इंक्रीज लैक्रिमेशन, इंक्रीज सेलिवेशन। फिर नीचे आ जाओ ब्रोंकोस्पैज्म, ठीक है ना, जिसके कारण डिस्निया होगी, कफ होगा, साइनोसिस होगा। फिर आप नीचे आ जाओ, उसके बाद में क्या आ गया, हार्ट आ गया, हार्ट के अंदर टैकिकार्डिया होगा। फिर जेनेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का आ जाएगा, जीआईटी का, उसमें डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये आ जाएगा। फिर जेनेटो यूरिनरी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन आ जाएगा, है ना। और फिर आ जाओ निको, एक चीज़ और देख लीजिए, कॉजेज ऑफ मियोसिस कौन कौन से होते हैं, कॉज ऑफ मियोसिस, है ना। इसमें एक आएगा कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग, ओपीसी पॉइजनिंग, ओपियम पॉइजनिंग, पॉन्टाइन हिमरेज एंड ड्रग सच एस पिलोकार्पिन एंड फाइसोस्टिगमिन, ठीक है ना। ये सब कॉजेज हैं मियोसिस के। अब निकोटिन एक्शन कौन से हो गए, निकोटिन अपन ने पहले ही बात की थी कि भाई फेसिकुलेशन होगा, ट्विचिंग होगी, फेसिकुलेशन होगा, उससे फैटिग होगा, और एक होगा ये पेलर होगा, और तीसरा होगा सीएनएस एक्शन। सीएनएस के अंदर क्या होगा, इरेटेबिलिटी होगा, रेस्टलेसनेस होगा, फाइन फिब्रिलेशंस, ट्रेमर्स इन आईलिड, टंग एंड हैंड, मेंटल कंफ्यूजन एंड कन्वर्जन एंड कोमा, आखिरी के अंदर कोमा। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करने लायक क्या है कि डेथ मोस्ट ऑफन अकर्स ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, है ना। ओपीसी पॉइजनिंग के अंदर डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। अब इसमें डायग्नोस कैसे करेंगे, है ना, कि भाई कि आदमी मतलब इसको किस चीज़ की पॉइजनिंग है, ओपीसी है कुछ और है। तो इसके अंदर इट इज़ कन्फर्म्ड बाय, ये जो अपन कंफर्म करते हैं, इट इज़ बाय द कोलिनस्टेरेज एक्टिविटी इन प्लाज्मा एंड आरबीसी, है ना। कोलिनस्टेरेज एक्टिविटी अपन देखते हैं प्लाज्मा एंड आरबीसी में, और ए रिडक्शन ऑफ 50%, है ना, ए रिडक्शन ऑफ कोलिनस्टेरेज एक्टिविटी इन प्लाज्मा एंड आरबीसी टू 50% ऑफ नॉर्मल confirms the diagnosis of the two, a reduction in आरबीसी को, आरबीसी कोलेस्टेरेज इज मोर स्पेसिफिक, तो प्लाज्मा से ज़्यादा स्पेसिफिक आरबीसी की कोलेस्टेरेज एक्टिविटी है, याद रखना। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तो सिंपल है, पहले तो प्रिवेंशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर, प्रिवेंशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर ऑफ पॉइजन, दूसरा सपोर्टिव केयर, और फिर तीसरा है स्पेसिफिक एंटीडोट्स। अब स्पेसिफिक एंटीडोट्स क्या है भाई, ये इसके जो है, जो कोलिनर्जिक इफेक्ट्स आ रहे हैं तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दो। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन सा होता है, एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन होता है। तो a dose of 0.5 to 2 milligram is given every 5 to 15 minutes until bronchial and other secretions have dried and pupils get dilated, ठीक है ना। इसमें लिमिटेशन क्या है, अप टू 200 मिलीग्राम कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन ए सिंगल डे, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है इसके अंदर एंटीडोट, दूसरा एंटीडोट है पार्लिडॉक्सिम, दूसरा एंटीडोट है पार्लिडॉक्सिम, है ना, जिनको अपन एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज रीएक्टिवेटर्स भी बोलते हैं, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज रीएक्टिवेटर्स। इनका मैकेनिज्म एक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाम जो है ये ओपीसी को डिस्प्लेस करता है एंड एंजाइम को रीजनरेट करता है।
अपन देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विद द यूज एंटीकोलिनेस्टेरेज के लिए है, ये है माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस तो एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस एंड फैटिगेबिलिटी ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इससे होता है फंडामेंटल डिफेक्ट जो होता है ना माइस्थेनिया ग्रेविस में, इज द डिक्रीज ऑफ द अवेलेबल एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स एट द पोस्ट सिनेप्टिक फोल्ड। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वही कम हो जाते हैं। इन एडिशन टू दिस, जो पोस्ट सिनेप्टिक जो फोल्ड होते हैं वो फ्लैटन और सिंप्लीफाइड भी हो जाते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक फोल्ड जो होते हैं वो फ्लैटन और सिंप्लीफाइड भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल दी चेंजेस डिक्रीजेस, ये मैंने इंक्रीज गलत लिखा हुआ है, डिक्रीज डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज। Therefore, although acetylcholine is released normally, but it produces only a small end plate potential, which fails to trigger the muscle action potential, resulting in weakness of muscle contraction. ठीक है। दूसरा, इसके अंदर मैसेज द न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मेलिटी आर ड्यू टू ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय द स्पेसिफिक एसिटाइल कोलिन ACH एंटीबॉडीज। ठीक है ना। ये आप देखिए इसके अंदर मसल ये नॉर्मल है, एसिटाइल कोलिन आ रहा है, मगर माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या है कि ये देखिए जो इसके फोल्ड्स थे ये इसके अंदर फ्लैटन हो गए हैं। और डिक्रीज एक्टिविटी अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देख लिया, स्पेसिफिक एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज। ये तीन तरह से एक्सीलेटेड टर्नओवर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ब्लॉकेज ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, डैमेज टू द पोस्ट सिनेप्टिक मसल मेम्ब्रेन बाय द एंटीबॉडीज इन कोलैबोरेशन विद कंपिटेंट कॉम्प्लीमेंट। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होगा माइस्थेनिया ग्रेविस का? इसका ट्रीटमेंट के अंदर अपन ओरल पाइरोस्टिगमिन दे सकते हैं, है ना, जो कि कॉमनली यूज ड्रग नाउ है। ट्रीटमेंट बिगिंस विथ मॉडरेट 60 मिलीग्राम 3 to 5 times डेली। दूसरा थाइमेक्टमी, दूसरा ट्रीटमेंट है थाइमेक्टमी। ठीक है ना। तीसरा है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, क्योंकि ऑटोइम्यून है तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी इम्यूनोसप्रेशन में ही काम होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इम्यूनोसप्रेशन में काम होता है। और फिर आ जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एम्यूलेटिव, एक होता है प्रोवोकेटिव। एम्यूलेटिव टेस्ट करते हैं एड्रोफोनियम से। ठीक है ना। इससे अगर अपन देते हैं एड्रोफोनियम तो इम्प्रूव द मसल स्ट्रेंथ है, तो मतलब कि माइस्थेनिया ग्रेविस है। और दूसरा होता है प्रोवोकेटिव टेस्ट, डी ट्यूबोक्यूराइन। डी ट्यूबोक्यूराइन कॉजेज मार्क्ड वीकनेस। ठीक है ना। डी ट्यूबोक्यूराइन देने से अगर मार्क्ड वीकनेस हो रही है तो इसका मतलब कि वो माइस्थेनिया ग्रेविस है। अब अपन नए चैप्टर पे आएंगे।